नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर उनकी जेब पर पड़ा है। पिछले 6 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पेट्रोल डीजल के दाम भी रोजाना बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 88.73 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल 95.21 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर चुकी है। भोपाल में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है। सामान्य पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। डीजल की कीमत भी 86 रुपए 84 पैसे हो गई है, जिसके साथ मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाम पर पेट्रोल बेचने वाला राज्य बन गया है। बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कीमतें पेट्रोलियम कंपनियां तय करती है। पेट्रोलियम दाम क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करता है और केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी अपनी विकास की जरूरत के मुताबिक टैक्सेस बढ़ाती रहती हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता की जेब पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों की अगर बात करें तो शुरुआती दौर से ही ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहत फिलहाल आम जनता को मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। जी, ऐसा ही कह रही हैं कि पेट्रोल की कीमतों में अभी जो वृद्धि लगातार जो बढ़ती जा रही है वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है वह भी एक तरह से बेतुका ही माना जा रहा है कि विकास के नाम पर जो पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार कीमतों में वृद्धि और आधार ये बताया जाता है कि यह जो पैसा आता है वह आधारभूत संरचनाओं पर खर्च करने के लिए काम में लिया जाता है। लिहाजा विकास के नाम पर अगर आप पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि, और दूसरा ये कहना कि सरकार का जो है तेल कंपनियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो सरकारी जो कंपनियां होती है उसके ऊपर अगर सरकार का ही नियंत्रण नहीं तो फिर किसका नियंत्रण है? तो सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। और जब पेट्रोलियम पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर तय किया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इस बात का भी जो है एक आधार है, तर्क है कि जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होती है तब पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वे उसके आधार पर जो है मूल्य का निर्धारण क्यों नहीं करती। तो लोगों में जो भ्रम की स्थिति कह लो या एक चिंता का विषय है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से उनके घर का बजट, उनकी आर्थिक स्थिति और हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो है महंगाई पर इसका असर पड़ता है। दूसरा ये कि जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का लगातार, और जीएसटी जब आया था तो जीएसटी के बारे में इस पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल करने की जो बात कही जा रही थी, सभी राजनीतिक दल इसके ऊपर कमोबेश सहमत थे कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी विपक्षी दल हो, वो इन बातों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहता। कारण यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के बाहर रखने से इनके ऊपर टैक्स लगाना, अतिरिक्त टैक्स लगाना आसान हो जाता है, जबकि अन्य पदार्थों जो जीएसटी के दायरे में है उनकी जो कीमतों का निर्धारण अमूमन टैक्स के दायरे में से बाहर रखा जाए तो कई बातें इसमें दिक्कतें वाली है। हाँ, ये बात सही है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, खास करके वो छोटे मध्यम वर्ग वाले जिन्हें की रोजाना जो है आना जाना होता है, और स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों से जो व्यक्ति जो है आवागमन के साधनों का उपयोग करते हैं, तो लिहाजा मध्यम वर्ग जो है वह ज्यादा प्रभावित है और इससे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से महंगाई जो बढ़ती है उसका भी असर दिखाई देता है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति इससे त्रस्त और जो है प्रभावित होता है। लिहाजा
सरकारों को भी चाहिए। हालांकि जब ये पेट्रोलियम पदार्थों की जो अभी पिछले दिनों जो सेस बढ़ाया गया था, उसमें जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उसमें ये तर्क ये दिया गया था इसका असर जो है वो लोगों की जेब पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये रोजाना की जो कीमतों का जो निर्धारण होता है, उसमें जो 4-5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे और कभी कभी 50-70 पैसे भी अगर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से पिछले कई महीनों से जो लगातार बढ़ोतरी हुई है वह 7, 8, 10 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। तो चिंता का विषय है। सरकारों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि विकास के नाम पर अगर पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर कीमतों में वृद्धि लगातार अगर रहती है, तो निश्चित रूप से ये जो लोगों के बीच में असंतोष का कारण बनता है। जी रमेश जी, अगर स्थिति की अगर हम पूरी तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जरूरत है उस पर टैक्स को कम करना या बढ़ाना उस पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है, और मार्केट में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। फिलहाल अभी बाजार में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ लगता है, क्योंकि लगातार देखिए ऐतिहासिक स्तर पर जो दाम है वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जनता भी इससे त्रस्त हो चुकी है और वो भी चाहती है कि इससे बहुत राहत थोड़ी बहुत मिल सके। तो क्या कुछ लगता है अभी फिलहाल मार्केट की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ जो है विशेषज्ञ उनका कहना है कि अब कब इस पूरी चीज से, कब जो दाम है महंगाई लगातार जो बढ़ रही है उससे कब तक राहत मिल सकती है? सही बात तो यह है कि लोगों में जो एक असंतोष का कारण जो बनता जा रहा है वो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का ही है। तो रोजाना जो पेट्रोल डलाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पहले 10 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर भरवाते थे, वो 1 लीटर और तक पहुंच गए, तो उनके जो कंजम्पशन की जो एक सीमा होती है वो भी प्रभावित हो रही है। घर बजट भी खराब हो रहा है। तो लोगों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाम पर जो दुहाई देकर के पेट्रोलियम पदार्थों पर जो वृद्धि हो रही है वह कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी वैश्विक जो माहौल बना हुआ है, जिसमें कि जो खास करके जो पेट्रोलियम उत्पादक जो देश हैं उनकी जो घरेलू स्थितियां वो भी जो है परेशानी का सबब है। और तीसरा ये कि कोरोना के कारण से जो आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया को प्रभावित करी है, तो हो सकता है इसका एक ये भी असर हो कि पेट्रोलियम पदार्थ जो उत्पादन करने वाले जो देश है उन्होंने भी इसमें जो कीमतों में जो वृद्धि कर एक तरह से वो कोरोना का जो संकट था, आर्थिक संकट था, उससे भी बचाव की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों वृद्धि का जो मामला है वो हर व्यक्ति के ऊपर प्रभावित करता है। लिहाजा सरकारों को अब ये देखना है कि सरकार ही नियंत्रित कर सकती है अपने टैक्सेस में जो कमी करके या जैसे भी फंडिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। लेकिन पुरोहित जी, जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान हमने सुना था, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि जो दाम है वो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके द्वारा बढ़ाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम कंपनियों का जो कंट्रोल कौन करेगा? सरकार ही तो करती है। सरकार ही करेगी जो इकोनॉमी चलाती है या अर्थव्यवस्था या बजट के माध्यम से कैसे भी। तो सरकार का अगर ये कहना है कि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये तो एक हास्यास्पद बात लगती है कि सरकार उन पे क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है, जब उनके इनकम ऑफ सोर्स और जो खर्च का एक्सपेंडिचर के जो बीच का जो अंतर है वह आप मीट आउट नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब रह जाता है। इसीलिए सवाल बार बार अगर उठ के आएगा तो सरकारों के ऊपर ही आएगा कि वे क्यों नहीं इसको रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है और कंपनियों को इतनी छूट दी जा रही है कि वे जो है मनमाने तरीके से कीमतों का निर्धारण करें। कल को प्राइवेट सेक्टर हो या और सेक्टर, जब सरकारी कंपनियां जो तेल कंपनियां हैं उसके ऊपर अगर वो कहते, धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है कि कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो सरकारों का जो है किस तरह से वो काम करती है यह भी सवाल ये निशान खड़ा करती है। लिहाजा सरकार को ऐसी चीजों पर जो आम जनता से सीधी जुड़ी है और जिनका रोजाना का वास्ता पड़ता है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोलिंग पावर अगर सरकार के हाथ में नहीं होगी तो फिर किसके हाथ में होगी? तो क्या ये माना जाए कि अभी फिलहाल जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, अभी फिलहाल उससे जो आम जनता है राहत मिलना थोड़ा कठिन उसमें लग रहा है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि लोग भी यह एक अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं ये पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार नहीं चला जाए, आसपास तो पहुंच ही गया है। लिहाजा उनको भी चिंता है कि 100 रुपए अगर लीटर अगर पेट्रोल मिलने लग गया तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा, उनके
जो है रोजाना का जो कामकाज है वो कैसे चलेगा, महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी, तो निश्चित रूप से ये जो सारी चीजें हैं वह जनता में एक असंतोष का कारण बन सकती है। तो जो है सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने जो है टैक्सेस या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को किस तरह से कंट्रोल करती है। जी, चलिए बहुत धन्यवाद रमेश पुरोहित जी तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। दिल्ली में 88 रुपए दाम फिलहाल पहुंच चुके हैं। गलत बोला गया। चलिए बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। आए दिन सियासी हमले वहां पर देखने को मिलता है। एक बार फिर ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां बीजेपी के एक नेता पर हमला किया गया। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता पर बम से हमला किया गया है। बाबू मास्टर की गाड़ी पर बम से हमला हुआ है, जिसमें नेता को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और हालत फिलहाल उनकी स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे नेता बाबू मास्टर, जिनकी गाड़ी पर बम से हमला किया गया है। फिलहाल नेता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आरोप इस बार भी टीएमसी पर लगा है। तो आपको बता दें कि इस बार ये हमला बंगाल के बीजेपी नेता फिरोज कमल गाजी उर्फ बाबू मास्टर पर हुआ है। शनिवार देर शाम मास्टर की कार पर कथित तौर पर क्रूड बम से हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल हालत में उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बसंती हाईवे पर देर शाम अज्ञात व्यक्तियों ने बीजेपी नेता पर यह हमला किया। इस घटनाक्रम में बाबू मास्टर की एसयूवी क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि उन्हें गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और बाबू मास्टर को उत्तर 24 परगना बशीरहाट में एक कद्दावर नेता ये माने जाते हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, देखिए पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल है वो चरम पर पहुंच गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, नेताओं का दौरा लगातार जारी है और इसी बीच जो सियासी हिंसा है वो भी जारी है। एक बार फिर बीजेपी के एक नेता को निशाना बनाया गया है। हालत फिलहाल काफी गंभीर बताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त काफी गंभीर चोट उन्हें लगी थी? है और जिस हालत में उन्हें भर्ती कराया है, क्योंकि लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर उन पर बम और गोलियों से हमला किया है। तो एक तरह से माना जाए कि ये उग्रवादी और आतंकवादी ऐसी हरकत करते थे, लेकिन बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है और अब टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं। बिल्कुल, भाजपा में जो कार्यकर्ता या नेता टीएमसी से आ रहे हैं उन पे भी टीएमसी विशेषकर निशाना साध रही है। और आप देखिए पिछले दिनों जब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहां के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का काफिला निकल रहा था तो उस पे भी हमला किया गया था। तो वहां के जो राजनीतिक हालात में नहीं है। अभी जो इनके ड्राइवर है और जो ये नेता है दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं और काफी गंभीर हालत में इन्हें भर्ती कराया गया और ड्राइवर इनके ज्यादा जख्मी हुए थे और काफी खून में लथपथ थे जब इनको लाया गया था। और भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा है कि फिरोज कमल गाजी जो बसीरहाट के एक प्रभावशाली नेता हैं उन पे टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, जो कि एक बड़ी गंभीर बात है। जी। लेकिन प्रशांत, आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि देखिए
सियासी घटनाक्रम वहां पर लगातार होता जा रहा है। आए दिन कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर हमले किए जाते हैं और आरोप एक दूसरी पार्टी पर लगाए जाते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है तो बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, फिर नेताओं पर हमला होता है तो टीएमसी पर यहाँ पर आरोप लगाया जाता है। और सेम चीज इस पूरे मामले पर भी देखने को मिल रही है। अभी तक टीएमसी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है? जी देखिए, टीएमसी की जो प्रतिक्रिया आ रही है, टीएमसी कह रही है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपना रही है और वो किसी भी हद तक जा रही है। टीएमसी का कहना है कि टीएमसी ऐसी हरकतें नहीं करती है, भाजपा खुद हमले कराती है और टीएमसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें जान गंवानी पड़ी है। लेकिन आप देखिए, लगातार जो हिंसा का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको देखते हुए चुनाव आयोग भी सतर्क है। चुनाव आयोग के जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी कई बार दौरे कर चुके हैं और ये हालात जो वहां के बन रहे हैं, इसको देखते हुए चुनाव को भी बड़ा संभाल कर कराना होगा, क्योंकि जितनी सुरक्षा की जरूरत है बंगाल में उससे कहीं ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्योंकि अभी से जब इतना हिंसा का दौर है तो जब चुनाव शुरू हो जाएंगे, टिकटें बढ़ जाएंगी, प्रचार होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक हमले भी लगातार बढ़ते जाएंगे। जी आयुष, क्या कुछ लगता है प्रशांत? क्योंकि देखिए जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल बंगाल में बनी हुई है, जो तमाम पार्टियां हैं, क्योंकि मुकाबला आमतौर पर टीएमसी और बीजेपी में देखा जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से आए दिन चुनावी रैलियां की जा रही है, जनता को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि कई घटनाक्रम फिलहाल वहां पर हो रहे हैं, कभी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ लगता है कितनी ये सब चीजें आने वाले चुनाव पर असर डाल पाएगी, जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं देखिए आयुषी जी, बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हिंसा को देखते हुए आमजन कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं रहता है। और जो हिंसा वहां देखने को मिल रही है उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी अब एक विशेष रणनीति अपनाई है कि जो नेता हिंसा के शिकार हो सकते हैं और लगातार उन पे हमले हो रहे हैं तो उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही है। चाहे वो टीएमसी छोड़ के आए हो, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी हो, उन्हें जेड सुरक्षा दे दी गई है। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई है, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। शुभेंदु अधिकारी हो, उनको जेड सुरक्षा दे दी गई है। तो लगातार अब ये देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दखल देना शुरू कर दिया है और सीआईएसएफ के जरिए और सीआरपीएफ के जरिए वो उन नेताओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जो टीएमसी छोड़ के भाजपा में है या भाजपा के चर्चित चेहरे हैं। लेकिन जो आम कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड रूट पे काम कर रहे हैं, उन पे लगातार हिंसा और हमले का मामला बढ़ता जा रहा है। तो इसको देखते हुए राज्यपाल भी कई बार रिपोर्ट दे चुके हैं, वहीं सीएम भी बोलती हैं। तो देखना ये होगा कि कब ये हिंसा रुकेगी, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं देखा जा रहा है बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है। जी प्रशांत, क्योंकि देखिए पार्टियां जब ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे मामले होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि खुद को सत्ता में लाने के लिए पार्टियां इस कदर तक उतर आती है। क्या कुछ लगता है, कितनी सहमति आप जताते हैं कि क्या कोई पार्टी इस स्तर पर पहुंच सकती है कि सत्ता को पाने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाए, जहां पर खुद के कार्यकर्ताओं, खुद के नेताओं पर हमले करवाए जाए? जी देखिए आयुषी, सत्ता का संघर्ष तो ये है, ये साफ रूप से सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन टीएमसी का जो आरोप है कि खुद के नेताओं पे हमले करवाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जा रही है, तो लगता है ऐसा भाजपा क्या कोई भी राजनीतिक दल ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन जो भी राजनीतिक हिंसा हो रही है, आम जनता की एक ही मांग है कि राजनीतिक हिंसा रुकनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आते जाते हैं लेकिन संबंध स्थायी होते हैं। एक चुनाव के लिए, सत्ता के लिए किसी की जान ले लेना और हिंसा का माहौल बनाना निश्चित रूप से गलत है, चाहे वो टीएमसी करे, भाजपा करे या अन्य कोई पार्टी करे। लेकिन आप देखिए, अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो अधिकतर जो हमले हो रहे हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं पे हो रहे हैं, भाजपा नेताओं पे हो रहे हैं। तो ये एक विचारणीय बिंदु है, क्योंकि राज्यपाल भी इसको लेकर कई बार मांग उठा चुके हैं या राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी पेश कर चुके हैं। और राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो निश्चित रूप से टीएमसी को वहां सुरक्षा का व्यवस्था को कड़ा करना होगा और ध्यान देना होगा कि अगर वास्तव में भाजपा नेता ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास पुलिस है, प्रोएक्टिव पुलिस कर सकते हैं आप, आपके पास एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, तो आप उसके जरिए फॉलो कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता बाबू मास्टर की गाड़ी पर हमला किया गया, बम से हमला उन पर किया गया, जिसमें
काफ़ी गंभीर चोट उन्हें आई है और स्थिर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काफ़ी गंभीर हालत उनकी फिलहाल इस वक्त बताई जा रही है। और बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर इल्जाम टीएमसी पर लगाया गया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की तरफ से ये हमले लगातार करवाए जा रहे हैं ताकि जो नेता हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही पश्चिम बंगाल में। तो कितना असर इन सब चीजों का आने वाले चुनाव में पड़ पाएगा, फिलहाल ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार मुकाबला कड़ा होता जा रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा भड़काने के आरोप से बरी कर दिया है। कई रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप का समर्थन किया है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुए दंगे को लेकर हुए महाभियोग की प्रक्रिया में सीनेट ने 57 से 43 के अंतर से वोटिंग कर ट्रंप को बरी किया है। 50 में से 7 रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। आरोप से बरी होने के बाद ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में आरोप लगाने का ये सबसे बड़ा दौर चल रहा है। किसी भी राष्ट्रपति ने कभी भी किस तरीके से इसका सामना नहीं किया होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि महाभियोग से ट्रंप बच गए हैं। कैपिटल हिल में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में उन्हें बरी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये बात कही है। वहीं पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को कल पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उमर ने ट्वीट किया है कि हमें बिना किसी कारण अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया है। वहां से काफी आहत हुए हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उनके पिता एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेरी बहन और उनके बच्चों को बिना किसी कारण अपने ही घर में नजरबंद किया गया है। उमर ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि ये है अगस्त 2019 के बाद का नया जम्मू कश्मीर। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा, चलो आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का मतलब है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के हम अपने घरों में बंद रखा जाता है, लेकिन घर में काम करने वाले स्टाफ को भी काम करने के लिए घर में अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और फिर आप ताज्जुब करेंगे कि मैं अब भी नाराज हूं। तो चलिए, बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।